वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लेक्चर कंटिन्यूशन है हमारी लेक्चर नंबर 9 की। कुछ टॉपिक लेक्चर नंबर 9 में कवर किए थे और कुछ टॉपिक्स को हम लेक्चर नंबर 10 में कवर। इस लेक्चर में जो की ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है डिफाइन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर स्पेसिफिक हीट्स क्या हैं, इनको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसको देखेंगे। देन द सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट इज रिलेट द स्पेसिफिक हीट्स टू द कैलकुलेशन ऑफ द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ द आइडियल गैसेस। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आइडियल गैसेस सिचुएशन और उसमें हम देखेंगे कि जी स्पेसिफिक हीट को आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पीज के साथ। Describe incompressible substances and determine the change in their internal energy and enthalpy। सेकेंड ऑब्जेक्टिव को कवर करने के बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस से रिलेटेड है और इन कंप्रेसिबल सब्सटेंसेस में आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किस तरह से लीड करती हैं, इसको देखेंगे। और लास्ट पे जो है वो सॉल्व एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम्स फॉर क्लोज्ड और फिक्स्ड मास सिस्टम्स that involve heat and work interactions for general pure substances, ideal gases and incompressible substances। तीनों किस्म की जो substances हैं हमारी pure substances, ideal gases और incompressible substances, इनके लिए आपका energy balance जो है उनके किस तरह से exist करता है, कौन कौन सी उसमें आपके पास energies जो है वो count हो रही होती हैं, incorporate हो रही होती हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे। Starting with the first objective of today's lecture, that is specific heat. We have to define two types of specific heats. The first one is specific heat at constant volume and the second one would be specific heat at constant pressure. Specific heat at constant volume is basically the energy required to raise the temperature of the unit mass of a substance by 1 degree as the volume is maintained constant. If we are going to maintain the volume constant and we are going to heat that specific substance enclosed in some chamber, then the energy required, minimum energy required to raise the temperature of that specific unit mass of the substance by 1 degree is called specific heat at constant volume। जब भी आपने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने कोई भी स्पेसिफाई कर लिया, उसके अंदर आपका कोई भी कंटेन्ड गैसेस हैं या वो एक चैम्बर जो है उसके अंदर आपने आपका एक मैस जो है वो कंटेन्ड है और यूनिट मैस है लाइक 1 kg है आपका, तो उसका आपने टेम्परेचर रेज करना है। जब आप उसका टेम्परेचर रेज करेंगे 1 डिग्री तक, मतलब लेट्स सी हमारे पास अगर मेरे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करता हूँ, तो जितनी हीट की अमाउंट उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी सच दैट कि आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम वेरी ना करे, तो वो आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी। अब बात करते हैं जी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास of a substance by 1 degree as the pressure is maintained constant. If you are going to maintain the pressure, then the amount of heat or the amount of energy required to raise the temperature of that specific mass of the substance is called the specific heat at constant pressure। तो constant pressure के केस में आपको pressure constant रखना है, आपका जो volume है वो वेरी कर सकता है। तो आपका प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो जितनी अमाउंट हीट की वो अब्जॉर्ब करती है आपकी गैस या सिस्टम आपका अब्जॉर्ब करता है, वो आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है। इसको जो शो किया गया है वो इस दो डायग्राम से शो किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट्स, जिनको CV जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यूजुअली यूज होता है और CP जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज होता है। ये हीलियम गैस की वैल्यूज हैं जिनको हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये हमारा जो क्लोज चैम्बर है वो है जिसका वॉल्यूम स्पेसिफिक है और ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आपने 1 kg ऑफ हीलियम गैस को लिया, आपका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने इसको हीटअप किया। हीटअप करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट
अब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के अंदर, इसका टेम्परेचर लेट्स सी अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हीट करने के बाद अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर अब्जॉर्ब हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV के साथ इसको शो करते हैं जी। इस केस में ये 3.12 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब आते हैं जी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं जी। इस केस में आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, आपका ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड मूव कर सकता है, लेकिन आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मैस आपका सेम वही 1 kg, डेल्टा टी यानी आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इस केस में आपकी जो हीट अब्जॉर्ब होती है वो 5.19 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है। ये याद रखिएगा कि इसमें आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट बनेगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बनेगी। अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट बनेगी वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बनेगी। Specific heat is the energy required to raise the temperature of a unit mass of substance by 1 degree in a specified way. Specified way का मतलब ये है कि या तो आप वॉल्यूम को स्पेसिफिक कर रहे हैं या फिर आप स्पेसिफिक मतलब कांस्टेंट कर रहे हैं या फिर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को आप ले रहे हैं। तो अब इस फिगर की बात करते हैं तो इसमें आपका 1 kg ऑफ आयरन है और 1 kg ऑफ वाटर है। चूंकि मीडियम दोनों डिफरेंट है इसलिए आपने टेम्परेचर की रेंजेस देखी है कि सेम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोनों केसेस में टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेकिन आपका चूंकि मीडियम डिफरेंट है इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट है। इस वजह से आपकी ये जो हीट्स हैं ये दोनों डिफरेंट आ रही हैं। इट टेक्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय द सेम अमाउंट। ठीक है जी, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें आपका द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर की रेंजेस कम कर रहे हैं, लाइक अगर मैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री केल्विन को रेज कर रहा हूँ 301 केल्विन तक, तो मेरी जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है वो 1 kg मास के लिए वो 0.718 किलो जूल है। लेकिन अगर मैं इसका इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, लेकिन अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर ही 1000 केल्विन हो और आपने इसको 1001 केल्विन पे लेके जाना है तो आपकी जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो ज्यादा होगी। ये शो करता है कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपकी इनिशियल वैल्यू या इनिशियल जो टेम्परेचर की रेंज है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी एब्जॉर्ब होगी उसके अंदर। The equation are valid for any substance undergoing any process. CV and CP are properties of the system. CV is related to the change in internal energy and CP is to the change in enthalpy. ये इसको बड़ी डिटेल से भी हम देखेंगे, लेकिन for remembering it, आपका जब आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता तो आपकी जितनी भी आपकी हीट ऐड हो रही होती है सिस्टम में वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है। इससे पिछले लेक्चर में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपकी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी की चेंज में कन्वर्ट हो रही होती है। जब आपका कांस्टेंट प्रेशर हो तो वो जितनी भी आप हीट ऐड कर रहे होंगे वो आपकी कांस्टेंट एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी में इनकॉर्पोरेट हो रही होगी। अ कॉमन यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट इज किलोजूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड और किलोजूल पर केजी केल्विन। अब ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशंस हैं। फॉर्मल डेफिनेशंस में चूंकि हमने यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो बेसिकली आपकी इंटरनल एनर्जी की चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर सच दैट योर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपका जो प्रेशर का केस है वो आपकी एंथैल्पी की चेंज है with respect to temperature such that your pressure remains constant। तो हम इसको इस एक्सप्रेशन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है। Cp is always greater than Cv, true or false। ये आगे 2 से 3 स्लाइड्स या 4 स्लाइड्स के बाद इसको हम बाकायदा प्रूव भी करेंगे, लेकिन Cp जो है वो आपका Cv से ग्रेटर होता है। इस चीज को ट्रू किस तरह से प्रूव किया जाता है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारी रिलेट कर रही है जी जॉउल ऑपरेटस के साथ। जॉउल ऑपरेटस वो ऑपरेटस था जिसमें डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स को
या इंटरनल एनर्जी की चेंजेस को या हीट की चेंजेस को हम जनरलाइज ऐसा कह सकते हैं कि आपकी हीट की चेंजेस को या पैरामीटर्स को जो हमारे वेरिएबल्स को evaluate किया जाता है कि इधर दे आर गोइंग टू बी रिलेटेड टू द टेम्परेचर और प्रेशर और whatever the value whatever the variable we are going to incorporate। तो इसमें ये चीज़ evaluate की जाती है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम की वो किस वेरिएबल के साथ रिलेट कर रही हैं मेजॉरिटी में। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैसेस, इसमें आइडियल गैसेस को अज्यूम किया जाता है जी। तो ये जॉउल ऑपरेटर्स है, इसमें आपकी एयर हाई प्रेशर के ऊपर यहाँ पे कंप्रेस की जाती है, ये बाहर आपका चैम्बर में सारे के सारा वाटर होता है, ये वैक्यूएटेड स्पेस होती है और ये थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर आपको लीड करता है कि आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब आप इसको हीटअप करते हैं लाइक वाटर के थ्रू, अगर मैं एयर को हीटअप करूंगा तो अल्टीमेटली आपकी, या अगर मैं कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर डालता हूँ उसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर को राइज करेगा और जो थर्मोमीटर है वो आपका रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपकी जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है ये बेसिकली टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी आपका टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो रहा होता है। जैसे जैसे लाइक आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता जाए तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। If you are going to increase your temperature for ideal gases, then your enthalpy would be greater. If you are going to increase your temperature for specific heat at constant volume, then if you are going to increase your temperature for the ideal gases, then the specific heat at constant volume and constant pressure would be increased or decreased. They are somehow related to the temperature. So all the properties are in fact the function of temperatures, functions of temperature। तो ये जॉउल जो ऑपरेटर्स है इसके थ्रू ये चीज़ प्रूव की जाती है और इससे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि फॉर आइडियल गैस यू एच सी वी एंड सी पी आर, सो सी पी वेरी विथ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर के थ्रू ये वेरी करती हैं। ये हमारे पास जनरलाइज्ड रिलेशन होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। पी वी जो है वो आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, H स्मॉल h है, U भी स्मॉल u है और V भी स्मॉल v है, यानी ये भी स्पेसिफिक एंथैल्पी है, ये भी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है और ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है। एंड फर्दर PV इज इक्वल टू mRT, बट as this V is small, that is specific volume, so we are going to have relation PV is equal to RT. So we can replace this PV with RT. So H is equal to U plus RT. U, as you know that U is basically function of temperature and H is function of temperature as well. So we are going to put the value here, that is equal to du is equal to Cv function of T dt and dH that is equal to Cp function of T dt। जैसा कि हमने इससे पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि आपका जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो इंटरनल एनर्जी की चेंज को इनकॉर्पोरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये वही रिलेशन है, इसको सिर्फ आपने क्या किया है कि आपने रीअरेंज किया है, सेम इस तरह से एंथैल्पी के रिलेशन को रीअरेंज किया है। अब अगर मैं इसकी इंटरनल एनर्जी की दो वैल्यूज का चेंज निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास किस तरह से आएगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा CV को, CV जो कि टेम्परेचर का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सेम इसी तरह अगर मैं H की दो वैल्यूज को या एंथैल्पी की चेंज को एवेलुएट करना चाहूँ तो मेरे पास Cp होगा, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर with respect to temperature. Internal energy and enthalpy change of an ideal gases. At low pressure, all real gases approach ideal gas behavior and therefore their specific heats depends on temperature only. जब आप real gases की बात करेंगे तो उनकी जो specific heats हैं उनमें टेम्परेचर के अलावा भी पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रेशर भी एक पैरामीटर है। लेकिन अगर आपके प्रेशर्स बहुत लो हैं तो वो आपकी जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस की तरह ही बिहेव करती हैं। और इस केस में जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि आइडियल गैसेस के केस में आपकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो सोली टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं। तो जब आपकी रियल गैसेस कम प्रेशर के ऊपर आइडियल बिहेवियर शो कर रही हों तो आप उनमें
उनकी जो स्पेसिफिक हीट्स होंगी उनको स्टडी करने के लिए सिर्फ टेम्परेचर को ही इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट जी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ रियल गैस एट लो प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट्स और जीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट्स एंड आर ऑफन डिनोटेड बाय CP नॉट और CV नॉट। ये हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और इस तरह से ये परफेक्ट गैसेस भी कहलाती हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो कर्व आ रही है ये एयर की कर्व आ रही है, ये H2 की कर्व आ रही है, ये ऑक्सीजन की कर्व आ रही है, ये वाटर की कर्व आ रही है, और ये हमारे पास CO2 की कर्व आ रही है। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बढ़ती जा रही है, या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर रेज करता जाएगा आपकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी, लेकिन जो परफेक्ट गैसेस हैं उनके केस में ये सेम वैसी की वैसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। U and H डाटा फॉर अ नंबर ऑफ गैसेस हैव बीन टेबुलेटेड। ये डिफरेंट टेबुलेशन आपको शो की गई है। These tables are obtained by choosing an arbitrary reference point and performing the integration by treating state 1 as the reference state। इससे पहले जो हमने इंटीग्रेशन के लिए इक्वेशंस ड्राइव की थी जिसमें CV फंक्शन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T इंटीग्रेट किया जाता था और उसकी आपकी लिमिट्स डिसाइड की जाती थी 1 और 2। इसमें 1 आपका कोई भी आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 0 केल्विन को रेफरेंस पॉइंट लिया है। अगर आप U को निकालना चाहें, U इन दोनों के डिफरेंस आ जाएगा। और ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, इसमें आपकी अपर लिमिट 300 केल्विन आ जाएगी, लोअर लिमिट आपकी 0 केल्विन आ जाएगी। आपके पास फंक्शन होगा CV का, आप उसको विद रिस्पेक्ट टू T इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जब आप वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि ये CV का रिलेशन है तो इसमें ये वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी। सेम इसी तरह से ये वैल्यू आपके पास तब ऑब्टेन होगी जब आप CP के रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे। In the preparation of ideal gases table, 0 Kelvin is chosen as the reference temperature. इसके बाद है जी internal energy and enthalpy change when specific heat is taken constant and average value। जब आप इसको average value incorporate करते हैं, इसके एक तो ये है कि आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आपने वैल्यूज जो है वो निकालनी। एक और मेथड भी है, उसमें आप क्या करते हैं कि दो टेम्परेचर्स के ऊपर आपकी जो इंटरनल एनर्जीज आ रही हैं या आपकी जो स्पेसिफिक हीट्स आ रही हैं, इनका आप क्या कर लेते हैं जी, एवरेज ले लेते हैं। लाइक मेरे पास अगर यहाँ पे 300 केल्विन हो और यहाँ पे मेरे पास 0 केल्विन हो, तो मेरे पास क्या होगा जी, दोनों टेम्परेचर की रेंजेस आ गई। T एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 150 केल्विन, और इसके ऊपर मैं CP जो निकालूंगा वो जो वैल्यू यहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की एवरेज निकाल लूंगा। तो एवरेज मेरे पास इस तरह से आ जाएंगी, CV एवरेज आ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी की चेंजेस किस तरह से आ जाएंगी, CV की एवरेज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी की चेंजेस आ जाएंगी। सेम एंथैल्पी की चेंजेस के लिए अगर आपके पास यहाँ पे जैसे ये CP का आपके पास रेफरेंस स्केल है, तो CP की वैल्यू एवरेज यहाँ पे पुट करेंगे और इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास एंथैल्पी का चेंज आ जाएगा स्पेसिफिक रेंज के लिए। ठीक है, ये अगेन वही फिगर है जिसमें आपका डेल्टा U दैट इज इक्वल टू CV डेल्टा T और डेल्टा U दैट इज इक्वल टू CV डेल्टा T शो किया गया है। एक केस में आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह रहा है और एक केस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन आपका जो CV का ये रिलेशन है, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम और नॉट कांस्टेंट प्रेशर में भी ये होल्ड करेगा। For small temperature intervals, the specific heat may be assumed to vary linearly with respect to temperature, जिसको हमने बड़ी अच्छी तरीके से अभी डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट स्लाइड में ये तीनों तरीके बताए गए हैं जो आप इंटरनल एनर्जी की चेंज या एंथैल्पी की चेंज को किस तरह से एवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी आइडियल और रियल गैस लो टेम्परेचर के ऊपर। By using the tabulated U and H data, this is the easiest and most accurate way when tables are readily available।
डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी टेबल्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, उनमें पहले से लिस्टेड वैल्यूज होती हैं। अगर तो आपके पास टेबल्स हैं तो आप इजीली कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम का केस, तो उसमें टेम्परेचर की रेंजेस गिवन होंगी। उन दोनों टेम्परेचर्स के ऊपर आप वैल्यूज लिख लेंगे, U2 और U1 दोनों आपको उन टेबल से मिल जाएंगी और डेल्टा U आप इजीली निकाल सकते हैं। यही केस आपका H के केस में होगा, एंथैल्पी के केस में होगा। कांस्टेंट प्रेशर के टेबल्स पे चले जाएंगे, उसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा। वही टेम्परेचर के लिहाज से आप क्या करेंगे जी, डिफरेंट वैल्यूज H की एवेल्युएट करके उनका डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास डेल्टा H आ जाएंगे। सेकंड जो मेथड है उसमें आप बाय यूजिंग द CV और CP रिलेशंस as a function of temperature and performing the integration. This is very inconvenient for hand calculation but quite desirable for computerized calculation. The results obtained are very accurate. डिफरेंट तरह के रिलेशंस होते हैं जी CV के, जैसे हमारे पास ये इंटीग्रेशन, इसमें बेसिकली आपने सेकंड जो आपका मेथड है इसमें आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं और आपके पास रिलेशन होता है CV का, और ये रिलेशन जो है ये बुक में गिवन है। टेबल आपका A to C है, इसको मैं शो भी करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपका ये टेबल जो है इसमें डिफरेंट तरह के मीडियम के लिए आपके पास रिलेशंस गिवन होते हैं, उनको आप यहाँ पे पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T, और आपके पास टेम्परेचर की जो लिमिट्स हैं वो गिवन होती हैं। जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास डेल्टा U का रिजल्ट्स आ जाते हैं। सेम यही जब आप CP के लिए करेंगे, CP का रिलेशन गिवन होता है, CP के रिलेशन के लिए भी आप वही वैल्यूज CP की रिलेशन को पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और इनकी वैल्यूज को आप पुट कर देते हैं। जब आप इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आपके पास डेल्टा H उस केस में निकल आएगा, और ये रिजल्ट्स जो मिलेंगे ये हमारे पास बड़े एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे, और ये कॉमनली आप जब आइटरेटिव मेथड्स या कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो वहां पे आपके पास ये बड़े यूजफुल मेथड्स होंगे। थर्ड मेथड जो है बाय यूजिंग एवरेज स्पेसिफिक हीट्स, ये इससे पिछली स्लाइड में जो हमने एवरेज स्पेसिफिक हीट्स को एवेल्युएट किया, ये कम इंटरवल के लिए जब आपके टेम्परेचर इंटरवल्स बहुत छोटे हों तो उनमें ये मेथड बड़ा रीजनेबली एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। तो आप क्या करते हैं कि एवरेज जो आपकी स्पेसिफिक हीट्स हैं उनको पुट करके आपके पास डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यूज निकल आती हैं। टेम्परेचर के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एवरेज वैल्यू के साथ, तो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जब आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं जी टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, तो आपके पास आपके पास एंथैल्पी का चेंज आ जाता है। By using average specific heat, this is very simple and certainly very convenient when property table are not available. The result obtained are reasonably accurate if the temperature interval is not very. अब आते हैं जी specific heat relation of ideal gases. H is equal to U plus RT, ये हमने ड्राइव किया था अभी। अब दोनों तरफ अगर आप इसके डेरिवेटिव लेते हैं DH that is equal to DU plus R आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा DT। अब चूंकि DH आपका जो है वो CP DT के इक्वल होता है, DU आपका CV DT के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो इन तीनों में से आपका यहाँ से और यहाँ से DT कॉमन आता है और वो कट हो जाता है, तो रिजल्टेंटली आपके पास जो रिलेशन बचता है वो है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। इस रिलेशन से क्लियरली पता चलता है कि आपका CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि उसमें आपका जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ऐड हो रही होती है। तो अगर आपके पास CV की वैल्यू हो और R की वैल्यू हो किसी भी गैस के लिए, तो आप CP की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मोलर बेसिस में आप बात करें मोलैरिटी के बेस पे, तो इसमें पर kg केल्विन था, इसमें पर किलोमोल केल्विन आ जाएगा। अब CP और CV की जो रेशियो होती है इसको K के साथ डिनोट करते हैं, और ये स्पेसिफिक होती है। लाइक हम अगर एयर की बात करें तो इसके लिए स्पेसिफिक रहेगी। CP ओवर CV जो है, CP की एक वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, CV की एक वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और ये कांस्टेंट ही रहेगी। दिस स्पेसिफिक रेशियो वेरीज विथ टेम्परेचर बट दिस वेरिएशन इज वेरी माइल्ड। क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो में CP भी वेरी कर रहा होगा, CV भी वेरी कर रहा होगा टेम्परेचर के साथ,
तो जितनी वेरिएशन CV में आ रही होगी उसी के अकॉर्डिंगली वेरिएशन आपकी CP में भी आ रही होगी। तो जब आप रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंटली K की वैल्यू जो है वो बहुत कम वेरी कर रही होगी। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस हीलियम, आर्गन, etc. its value is essentially constant at 1.667। K की जो वैल्यू मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए 1.667 होती है, और many diatomic gases including air have a specific heat ratio of about 1.4 at low temperature। एयर और इस तरह की जितनी भी गैसेस हैं उनके केस में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, और ये भी 1.4 के इक्वल होती है। एयर एट 300 केल्विन, CV आपके पास 0.718 किलो जॉल पर kg केल्विन, और R आपके पास 0.287 किलो जॉल पर kg केल्विन होता है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास इस फार्मूला से CP की वैल्यू निकल आती है। मोलर फॉर्म में बात करें तो सेम उसी तरह से इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करने के बाद आपके पास CP की वैल्यू मोलर फॉर्म में निकल आती है। हीटिंग ऑफ अ गैस इन अ टैंक बाय स्टीयरिंग। स्टीयरिंग आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक शैफ्ट होती है, और शैफ्ट के साथ आपका स्टीयर जो है वो माउंटेड होता है। तो जो वर्क इसमें आप इनपुट दे रहे होते हैं वो आपका अदर वर्क में इनकॉर्पोरेट होता है, और उसको शैफ्ट वर्क कहा जाता है। तो शैफ्ट वर्क इनके साथ जब आप इसको स्टर करेंगे, अंदर स्टरिंग हो रही होगी, आपका प्रेशर जो है वो 50 psi है, टेम्परेचर आपका 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मैस आपका 1.5 पाउंड मैस है। लेकिन आपका जब आप इसको स्टर अप करेंगे, अब आपका ये वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है तो सारे का सारा स्टीयरिंग की वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो रेज करेगा, और टेम्परेचर रेज करने की वजह से आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। चूंकि आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो सारी की सारी जितनी भी आपकी ये एनर्जी आपकी इनकॉर्पोरेट इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की टर्म्स में इनकॉर्पोरेट होगी। तो इसको जो मैथमेटिकल रिलेशन में शो किया गया वो इस तरह से शो किया गया कि आप जो शैफ्ट का वर्क है इनपुट वो आपका सारे का सारा इंटरनल एनर्जी की चेंज में कन्वर्ट हो रहा है। इसको इंटरनल एनर्जी की चेंज को इस तरह से भी शो किया जा सकता है, और मैस आपका वैसे का वैसे रहेगा। यू की जो चेंज होती है इसको हम CV एवरेज और टेम्परेचर डिफरेंस के साथ भी शो कर सकते हैं। अब आपका जो प्रेशर है वो रेज किया है, आपका वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफिक रहा। प्रेशर आपका पहले 50 psi था, एब्सोल्यूट था, उसके बाद लेट्स सी हमारे पास 100 psi हो जाता है। तो इसके दौरान में आपका सिस्टम जो है वो उसका प्रेशर रेज हुआ, आपका वॉल्यूम स्पेसिफाइड रहा, और वो जो प्रेशर रेज हुआ वो किस टर्म में गया, वो आपके टेम्परेचर के बढ़ने की टर्म्स में गया, और इसकी रिजल्टेंटली आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी को वैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों में आपकी वैल्यूज आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास एक स्पेसिफिक मैस होगा, आपके पास वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एवरेज वैल्यू होगी, और आपके पास दोनों टेम्परेचर की रेंजेस होंगी। तो आपके पास रिजल्टेंटली इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो निकल आएगा। अब है जी हीटिंग ऑफ अ गैस बाय अ रेजिस्टेंस हीटर। रेजिस्टेंस हीटर के केस में आपके पास क्या होगा जी, रेजिस्टेंस हीटर के केस में आपके पास ये सेम उसी तरह से सिलेंडर और पिस्टन असेंबली है, ये आपकी बाउंड्री आ गई, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नाइट्रोजन गैस है, P आपका कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम आपका 0.5 क्यूबिक मीटर है। प्रेशर आपका इनिशियल जो है वो 400 किलो पास्कल है, टेम्परेचर आपका जो है वो 27 डिग्री है। अब आपका प्रेशर जो है वो 400 किलो पास्कल ही रहेगा, लेकिन आपका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, और आप इसको हीटअप कर रहे हैं एक हीटर के साथ, रेजिस्टेंस हीटर के साथ। आपकी जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर आपकी हीट जो है वो जनरेट होगी, और वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। 2A आपके पास एम्पेरेज करंट आ रहा है, और 120 वोल्ट जो है वो आपके पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक वर्क इन है और क्यूआइड, ये वही रिलेशन है जो इससे पिछली स्लाइड में हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। अदर वर्क में W इलेक्ट्रिक इन माइनस Q आउट, आपके पास चूंकि हीट आप की जो है वो लॉस हो रही है सिस्टम से, माइनस WB आउट, यानी ये बाउंड्री का जो जब आपका पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो बाउंड्री वर्क परफॉर्म होगा, वो आउट की टर्म में आएगा। इसको आप यहाँ पे ले आएंगे तो डेल्टा U प्लस WB इज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H बन जाएगा चेंज इन एंथैल्पी बन जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी को फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 के डिफरेंस को आप CP T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। M आपका वैसे का वैसे ही रहेगा।
अब आपका ये 0.5 क्यूबिक मीटर है, तो लेट्स सी आपका सेकंड फेज के ऊपर 1 क्यूबिक मीटर हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज आया, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहा, तो आपका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो चुका होगा। टेम्परेचर की चेंजेस को यहाँ पे लिखेंगे, Cp की एक सर्टन वैल्यू होगी, मैथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास H2 माइनस H1 या एंथैल्पी का चेंज जो है वो आपके पास आ जाएगा। हीटिंग ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो आपके पास जब आप गैस को हीटअप करते हैं तो इनिशियली क्या होगा कि आपका वॉल्यूम है 400 लीटर, प्रेशर है जी P1 150 किलो पास्कल, T1 है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, Qn आपने हीट सप्लाई दी। अब इस केस में चूंकि आपका बाउंड्री मूव कर रही है तो बाउंड्री वर्क भी होगा और आपकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो ये होता किस तरह से है कि जब आप हीटअप करना शुरू करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कन्वर्ट होती है उसकी इंटरनल एनर्जी में, इस एयर की इंटरनल एनर्जी में इनकॉर्पोरेट होगी। जब वो अचीव कर चुकी होगी तो फिर इसकी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगी और ये लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी बाउंड्री वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है और उसके बाद बाउंड्री वर्क होता है। इसको इस फिगर में भी शो किया गया। आपका जो पहले वॉल्यूम है वो 0.4 क्यूबिक मीटर या 400 लीटर के साथ शो किया गया था। 150 डिग्री आपके पास किलो पास्कल प्रेशर था। जैसे ही आपने इसको हीटअप करना शुरू किया तो आपकी हीट जो है वो पहले किस में कन्वर्ट हुई थी, वो आपकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जब वो पॉइंट 2 के ऊपर पहुंचती है तो पॉइंट 2 के बाद ये पिस्टन आपका ऊपर मूव करना शुरू हो जाता है। तो जी पिस्टन आपका ऊपर मूव करना शुरू होता है तो आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है और आपका 2 से 3 पॉइंट अचीव होता है। तो इस दौरान आपका बाउंड्री वर्क जो है वो अचीव हुआ। तो आपकी जो क्यू इन है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है, इनफैक्ट आपकी इंटरनल एनर्जी में और आपकी बाउंड्री वर्क में, जिसको आप एंथैल्पी का चेंज भी ओवरऑल कहते हैं। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस आ गई हैं जी, जिनमें सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो कॉमनली यूज होते हैं। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस whose specific volume or density is constant. Solid and liquids are incompressible substances. Solid का वॉल्यूम भी आपके पास कांस्टेंट रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, इनकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहती है। अब आयरन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो जब आपका वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा तो इस केस में आपका Cp और Cv दोनों इक्वल होती हैं। Cp और Cv जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस के केस में Cp और Cv दोनों इक्वल होती हैं और इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। हर एक मटेरियल के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे आयरन का केस है, आयरन के केस में इसकी वैल्यू 0.45 किलो जूल पर केजी केल्विन है। The Cp and Cv value of incompressible substances are identical and are denoted by C। ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी चेंजेस, अब हम देखेंगे जी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में आपकी इंटरनल एनर्जी की चेंजेस किस तरह से आती हैं। हमने पहले पढ़ा है जी कि du इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। जब आपका इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज हो तो CV को आप सिंपल C लिख सकते हैं। C इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ T, तो C फंक्शन ऑफ T dt आपके पास du के इक्वल होगा। du फर्दर आपका डेल्टा u के इक्वल होता है u2 माइनस u1। आप राइट साइड पे क्या करते हैं जी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और आपके पास लिमिट्स होती हैं 1 और 2। 1 और 2 आपके पास लिमिट्स आ गई दोनों की दोनों। CV को C में कन्वर्ट किया, चेंज किया, और C जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। अब डेल्टा U क्या है जी, वो एवरेज, अप्रोक्सीमेट एवरेज होती है C एवरेज T2 माइनस T1। ये वही चीज़ है कि हम अगर एवरेज स्पेसिफिक हीट्स की बात करें और उसको इनकॉर्पोरेट करें तो उस केस में आपका डेल्टा U जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस रिलेशन के इक्वल होगा। एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं तो एंथैल्पी चेंज में आपके पास H प्लस U प्लस PV होता है। इसका डेरिवेटिव आप लें, ये DH हो जाएगा, ये DU हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो VdP प्लस, यानी सेकंड वेरिएबल वैसे का वैसे पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। चूंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं
या सब्सटेंसेज हैं तो हमारा dV जो है वो 0 हो रहा है, तो ये पूरे की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। रिजल्टेंटली आपके पास du प्लस VdP बचेगा, यानी प्रेशर की चेंज जो है वो आपको लीड करेगी कि आपका एंथैल्पी की चेंज किस तरह से आ रही है। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C एवरेज डेल्टा T प्लस V डेल्टा P. For solids, the term V delta P is insignificant, as thus delta H is equal to, जब आपका delta P solids के केस में आपका प्रेशर चूंकि insignificance हो जाती है, उसकी प्रेशर इतना चेंज नहीं हो रहा होता solids के केस में, तो उस केस में आपके पास जो रिजल्टेंटली बनता है वो डेल्टा H दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, डेल्टा U C एवरेज डेल्टा T के इक्वल होगा। फॉर लिक्विड टू स्पेशल केसेस आर कॉमनली इनकाउंटर्ड। जब आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो दो तरह के केसेस होते हैं, एक में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होता है और एक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा होता है। तो जब आपका कांस्टेंट प्रेशर का केस हो, जैसा कि हीटर्स में होता है, या कांस्टेंट प्रेशर जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें बॉयलर भी एक इक्विपमेंट होता है जिसको आप फर्दर थर्मोडायनेमिक्स से एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स में, एडवांस सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो डेल्टा पी अगर आपका 0 हो तो उस केस में आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा और आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू C डेल्टा T। जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो, जैसा कि पंप्स के केस में होता है, तो उस वक्त क्या होगा, जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर का केस होगा तो आपके पास, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में आपके पास जो डेल्टा U है वो सारे का सारा 0 हो जाता है, तो आपके पास डेल्टा H जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो V डेल्टा P के इक्वल रह जाता है। ठीक है जी। U जो है वो फंक्शन होता है इनफैक्ट T का, और इसमें T ही इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, इसमें कोई और भी पैरामीटर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा होता। जैसे H में तो U भी इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, T यानी T भी इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, और साथ के साथ आपके पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी होता है जिसको बाउंड्री वर्क भी कहा जाता है। लेकिन U के केस में सिर्फ टेम्परेचर ही होता है। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू V डेल्टा P के इक्वल होगा। ये कंप्रेस्ड लिक्विड के लिए आपकी जो है वो रिलेशन है। यूजुअली मोर एक्यूरेट रिलेशन होता है जी जब आपके पास एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ T प्लस वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ T into P minus P saturated at constant temperature। इसको फर्दर थर्मोडायनेमिक्स 2 में एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड। कूलिंग ऑफ एन आयरन ब्लॉक बाय वाटर। आपने एक आयरन का ब्लॉक लिया जिसका वेट जो है वो 50 मैस जो है वो 50 kg है और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आपने एक ठंडे पानी के टैंक के अंदर ड्रॉप कर दिया। अब इसको बाहर से आप कहीं से भी हीट दे नहीं रहे, ना ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो है 0.5 क्यूबिक मीटर। अब आपका क्या होगा कि ये आयरन चूंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपकी हीट जो है वो ट्रेवल करेगी। इंटरनल एनर्जी यानी सिस्टम के अंदर आप बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे, ना वर्क दे रहे हैं, तो लेफ्ट साइड आपकी जो है वो 0 हो जाएगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जीज हैं वही एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही होंगी। तो डेल्टा यू सिस्टम दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ द आयरन प्लस डेल्टा यू ऑफ वाटर। डेल्टा यू ऑफ आयरन को आप MC डेल्टा T के साथ लिख सकते हैं, आयरन इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। सेम डेल्टा U ऑफ वाटर को आप MC T2 - T1 ऑफ वाटर। टेम्परेचर जब आप ये इक्विलिब्रियम क्वासी इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके होंगे तो आपके पास फर्दर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होगी, तो उस केस में वाटर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ चुका होगा आपके पास, और आयरन की जो आपने कोर अंदर डाली है उसका भी टेम्परेचर ड्रॉप होकर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ चुका होगा। C की वैल्यू कांस्टेंट होती है आयरन के लिए भी कांस्टेंट होती है, वाटर के लिए भी कांस्टेंट होती है। मैस आपको पता है, वाटर का मैस आपके पास भी है, आयरन का मैस भी आपके पास है, तो आप इसमें से इन दोनों की वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम रॉड इन अ फर्नेस। आपके पास एक फर्नेस है, उसमें आप एल्यूमिनियम रॉड को अंदर डालते हैं जी 8 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ये आपका ओवन है और इसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का जो रॉड है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन होता है, और इसका आउट जो टेम्परेचर है वो आपके पास अननोन है, या वो आप एवेल्युएट कर सकते हैं। आपकी जो हीट है वो
हीट रेट की फॉर्म में गिवन है और क्यू एन डॉट गिवन है, दैट इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो आपके पास हीट इन आप दे रहे हैं जी, इसको एक स्पेसिफिक हीटअप किया जा रहा है ओवन के थ्रू, और आपकी जो रॉड की इंटरनल एनर्जी है उसमें ये सारे का सारा इनकॉर्पोरेट, क्योंकि बाउंड्री वर्क कोई नहीं हो रहा, तो सारे का सारा जो आपकी हीट आप दे रहे होंगे वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रॉड में कन्वर्ट हो रही होगी। तो मैस ऑफ रॉड आपको एक स्पेसिफिक पता होगा, U2 माइनस U1 अगर आप निकालना चाहें तो मैस ऑफ रॉड आपको पता है, C आपको आयरन के लिए पता है, या एल्यूमिनियम का रॉड है तो एल्यूमिनियम के लिए पता है, T2 माइनस T1 ये आप टेम्परेचर एवेलुएट कर सकते हैं, T1 आपके पास है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंटली आप U2 माइनस U1 यानी इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी बड़ी है वो निकाल सकते हैं। या इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है कि लेट सी मैं ये कहूँ कि मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम है इनलेट के ऊपर, मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम के ऊपर लेके आना है, और मेरे पास इसका जो वेट है वो लेट सी मैं कह देता हूँ 7 kg है, सी की वैल्यू आपके पास एक स्पेसिफिक है, तो ये मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्यू इन आ जाएगा कि कितनी हीट मुझे इसके पास इसकी रिक्वायर्ड होगी। जब आपको क्यू इन मिल जाएगा तो आपके पास टाइम अगर आप निकालना चाहें तो वो आपके पास निकल आएगा रेट के साथ कि आप कितना रेट के ऊपर हीटअप कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम निकल आएगा कि कितनी देर के लिए हमने रॉड को हीटअप करना है। तो इस तरह की जो रिलेशंस को आप जो है वो रीअरेंज करके डिफरेंट तरह की पैरामीटर्स को आप एवेलुएट कर सकते हैं। सो जी समरी की तरफ मूव करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट्स को ऑब्जर्व किया। स्पेसिफिक हीट्स क्या होती हैं, प्रेशर के कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होती है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट्स ऑफ आइडियल गैसेस को देखा। स्पेसिफिक हीट रिलेशन ऑफ आइडियल गैसेस को हमने इनकॉर्पोरेट किया, और लास्ट पे हमने इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स को ऑब्जर्व किया। So thank you very much. This is all for lecture number 10, and we will meet inshallah in lecture number 11. Thank you very much.